तो यार जोशुआ के दम पर फाइनली पॉइंटर फैमिली और कोलंबिया फैमिली के बीच में वार तो खत्म हो जाती है, पर इसके बावजूद भी ये वक्त आराम से बैठने का नहीं होता, जिस वजह से जोशुआ यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स को जारी करता है कि गद्दारों को उनकी गुफाओं से बाहर खींच के लाने के बाद उन्हें वहीं पे ठिकाने लगा दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी लेडी बिशमोन खुद अपने सर पे लेती है। वो यहाँ पर अपनी फोर्सेस को लीड करते करते गद्दारों की गुफाओं तक जा पहुंचती है, पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जहां पर सरकेन क्लच मारते हुए पूरे के पूरे गद्दारों की 1000 से ज्यादा सेना को सोलो करता है। और शायद से अब वक्त आ चुका था कि पीस इन सब के सरों पे टूट आए, लेकिन दोस्तों पीस वाज नेवर एन ऑप्शन। हाँ दोस्तों, इस खुले आसमान पे हम दोबारा से एंशिएंट क्रिएचर को घूमते हुए देखते हैं जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी जोशुआ का मुकाबला ब्लैक ड्रैगन से होने वाला है। अब बात जोशुआ की चल रही होती है, हमें मालूम पड़ता है कि जोशुआ ने लूसीफर की पावर को भी ऑब्टेन कर लिया है। वेल दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो उतनी ही ज्यादा जल्दी और लंबी होगी। आपके हर लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और बदले में आपको आपकी वीडियो मिलेगी। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जोशुआ ना कि सब बारबेरियन को एक ही स्ट्राइक से टेक डाउन करता है, बल्कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर डॉन को भी अपने ऑरा के दम पर काफी ज्यादा डरा देता है। वो यहाँ पर डॉन समेत उसकी फोर्सेस को वार्न करता है कि अगर तुम लोगों ने पीछे हटने से इनकार किया और वार को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि तुम्हारा भी हाल मैं बारबेरियन जैसा ही करूंगा। और बस ये सब कहते कहते जोशुआ उनको अपनी कातलाना निगाहों से घूर रहा होता है। इसके चलते यहाँ पर डॉन के अंदर अब मजीद हिम्मत ना बचती कि वो जोशुआ की मजीद खिलाफ वर्जी कर भी पाता, जिस वजह से वो मजबूरन यहाँ पर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए जोशुआ से कहता है, ठीक है फिर मुझे बता कि तुम आखिर क्या चाहते हो। तो जोशुआ यहाँ पर सबसे पहले एक मुस्कुराहट के साथ काफी क्लियरली तरीके से उसे बता देता है कि वो हर हालत में जंग बंदी चाहता है और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि जो जमीन तुमने यहाँ पर पॉइंटर फैमिली से छीनी है अपने सिपाहियों के दम पर वो उन्हें वापस करो, और जंग हारने की सूरत में तुम पर मैं 1 मिलियन गोल्ड का फाइन रखता हूँ। और हाँ भाई, चूंकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तुम बाद में अपने शब्दों से इनकार ना करो, मैं चाहता हूं कि तुम इंपीरियल कैसल के एम्परर की कसम, उनके नाम की कसम उठाकर कहो कि तुम मेरी ये सारी की सारी डिमांड्स पूरी करोगे। जबकि डॉन का कलेजा, उसका जिगरा अंदर ही अंदर से मंडने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से से अपने दिली दिल में कहता है कि ये बड़वा मुझे पूरे तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पर यहाँ पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। अगर उसने जोशुआ की डिमांड्स को पूरा ना किया तो जोशुआ उसका भी हाल बारबेरियन जैसा करेगा। अपनी सिचुएशन से पूरे तरीके से वाकिफ होने की वजह से वो यहाँ पर समझदारी का इस्तेमाल करता है और फाइनली जोशुआ की डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर काफी एहतियात से जोशुआ के दिए गए हुए शब्दों का चुनाव करते हुए कहता है, मैं एक 17 हेड ऑफ द क्रम्बल फैमिली होने के नाते इंपीरियल कैसल के एम्परर की नाम की कसम उठाते हुए कहता हूँ, जो कि मार्कस वैन ब्रेथॉन, मैं जोशुआ की सारी डिमांड्स को पूरा करूंगा। इसके बाद यहाँ पर डॉन चिल्लाते हुए अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि हम यहाँ पर हार चुके हैं, पीछे हटने का वक्त आ चुका है। वो ये सब कुछ मैदान के एक कोने में खड़ा होकर कह रहा होता है, जबकि मैदान की दूसरी ओर यहाँ पर जोशुआ के साथ ही खड़े होते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि जोशुआ क्या उसे राजी कर पाया कि यहाँ पर जंगबंदी का वो ऐलान करे, क्योंकि दोस्तों वो थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है वो उन्हें इतनी दूरी से सुनाई नहीं दे रही, पर थोड़ी देर में उन्हें यहाँ पर क्रम्बल फैमिली के पीछे हटने के गूंज सुनाई देने लगते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, यहाँ पर क्रम्बल फैमिली अपने रिट्रीट होने के हॉर्न को बजाने लगती है, जिस हॉर्न का मतलब ये होता है कि फौरन से पीछे हटा जाए, जंग बंदी हो चुकी है। यह हॉर्न इनके कानों के लिए एक गाने की गूंज से कम नहीं होता। इसको सुनकर वो लोग अपनी खुशियों को मनाने लगते हैं और इसके बाद ही वो चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली जंग यहाँ पर बंद हो गई है। दोस्तों वो लोग एक तरफ ये खुशियां तो मना रही होते हैं, लेकिन क्रम्बल फैमिली के हेड डॉन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है।
वो अपने दिल ही दिल में कहता है, जोशुआ तुमने क्या समझा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे ही पैंतरों पे खेलूंगा ये गेम। वो अपने दिल ही दिल में बोल आता है कि फिलहाल तो मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन चूंकि किसी को क्या ही पता कि मैंने यहाँ पर एम्परर के नाम की कसम उठाई है, मेरे पास इतना बड़ा स्टेटस है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर है कि मैं इंपीरियल कैसल में जाकर अपने डॉल बजा सकता हूँ कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि जोशुआ के पास कोई भी सबूत नहीं है। वो ये सोच के अपनी ईगो के साथ, अपने गरूर के साथ वापस लौट के जा रही होता है कि जोशुआ उसे 1 मिनट के लिए पीछे से रोकते हुए कहता भी है, डॉन कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं इसे कास्ट कर रहा था इंपीरियल कैसल के अंदर। वो उसे साफ शब्दों में कहता है कि सारे के सारे नोबल फैमिलीज के घरों के अंदर तुम्हारा पॉडकास्ट चल रहा था। जो सब देखकर यहाँ पर डॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उससे तो लगा कि जोशुआ शायद से सर से पागल है, लेकिन जोशुआ ने ये दिखाकर उसे इस बात का सबूत दिया कि जोशुआ ना तो सब पागल है, बल्कि स्ट्रेटजी के मामले में वो इससे 1-2 कदम आगे भी है। और जैसे जैसे घबरा रहा होता है, हम देख पाते हैं एवलोन इंपीरियल कैसल के अंदर भी ये सब कुछ कास्ट हो रहा होता है। वो ये सब कुछ दूरी पे बैठ के ये देख रहे होते हैं, और जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से जोशुआ ने इस सिचुएशन को हैंडल किया होता है, मेरे भाई लोगों, ये सब कुछ देखकर एक बार फिर से एम्परर काफी ज्यादा जोशुआ से इम्प्रेस होता है। वो कहता भी है कि मैंने जोशुआ को मार्कियस का टाइटल देने का सोचा था। जोशुआ ने अभी से इस बात का सबूत भी दे दिया कि वो इस टाइटल को डिजर्व भी करता है। एक बार उससे वापस लौट के आने दो, मैं उससे अपने हाथों से इस टाइटल का इनाम दूंगा। तो हाँ यार, ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉर पूरे तरीके से यहाँ पर रुक चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी भी छोटी मोटी चीजें हैं और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जोशुआ और उसकी फोर्सेस ने अभी भी अटैक करना है, पर ये मोर लाइक अटैक नहीं होगा बल्कि सफाई का काम होगा। अब मेरा इस बात से क्या मतलब है, वो लोग हम जल्दी आगे चल के इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों मैं एक लम्हा लेकर आप सभी को ये भी बता दूं कि वीडियो इसलिए इतनी ज्यादा लेट आ रही है क्योंकि आप लोग लाइक टारगेट को अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो। आप लोगों को तो पता है इससे मुझे क्या मिलता है। वेल एनीवे, अब हमें पेरल कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात की खूबसूरती में हम यहाँ पर आसमान पे पटाखे और फायरवर्क्स को देख पाते हैं। ये पूरा का पूरा आसमान सैली ने अपनी मैजिकल पावर के दम से रोशन किया होता है। ये चमक सिर्फ और सिर्फ सैली की मैजिशियन पावर से हो रही है। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके आसमान में फायरवर्क कर रही है और सारे गार्ड्स ना कि सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बल्कि उन सब का ध्यान यहाँ पर सैली की ओर भी होता है कि कैसे सैली ने सर एडन के साथ बीच में आके मर्सनरी की सेना को कितनी खूबसूरती से वार के बीच में रोका था। वो तो कोई सैली से ही सीखे। सबसे बढ़ के सैली यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट इस रात को और भी खूबसूरत बना रही होती है। तभी देखते ही देखते यहाँ पे लेडी बिशमोन सैली को अप्रोच करते हुए कहती है कि सैली, तुम्हें ठीक देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो यहाँ पर सैली उसके आगे बाउ डाउन करते हुए एक रिस्पेक्ट, हाईएस्ट रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती है, सबसे पहले मुझे पेरल कैसल में बुलाने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। क्योंकि यहाँ पर बातें चल रही होती है कि यहाँ पर सीन पलट के लड़कों पे जाता है, जहाँ पर हम खाने से बड़ी मेज के ऊपर बैठे हुए देखते हैं कोई और नहीं बल्कि जोशुआ के वफादार वॉरियर्स को। जहाँ पर केन इस मोमेंट को तो सेलिब्रेट कर रहा ही होता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं एक जोशुआ सेंडर के लिए गाना लिखूंगा और उस गाने को मैं इतना ज्यादा मशहूर करूंगा कि वो पूरे कॉन्टिनेंट की 4 दीवारी में गूंजा करेंगे। तो यहाँ पर गैतो भी आगे से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब जोशुआ के लिए क्यों देखते हो? इस बात को सुनते सार यहाँ पर केन फौरन से डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता भी है कि चाहे भले ही जोशुआ रेनहार्ट का किंग बन गया है, जिस वजह से तुम लोग खाली अभी अभी जोशुआ को सर्व करना शुरू हुए हो, जबकि मैं जोशुआ को शुरू के दिनों से सर्व कर रहा हूँ।
तुम तब तक तो शायद से जोशुआ को जानते भी नहीं थे। मैं सरकेन जोशुआ का वफादार हूँ और सबसे कमाल बात तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी ये सुनकर। वो बताता है कि यहाँ तक जोशुआ का फादर एग्नस भी मेरी दाद देता है और वो समझता है कि मैं जोशुआ के लिए सबसे ज्यादा वफादार हूँ। और दोस्तों, जहाँ तक इसने जोशुआ के फादर एग्नस की बात किया है वो यहाँ पर गलत नहीं होता। जोशुआ का फादर भी यहाँ तक एग्नस से इम्प्रेस है। ये सुनते ही ना कि सिर्फ गैतो बल्कि उसके बगल में बैठा दिमित्री भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्नस हर किसी की तारीफ नहीं करता। जिसके पास काबिलियत होती है सिर्फ उसी की वो तारीफ करता है। तो यहाँ पर उसने सरकेन की तारीफ किया तो ये इनके लिए काफी ज्यादा गोल्डन मोमेंट होती है और वो लोग भी यहाँ तक अब सरकेन की इज्जत करने लगते हैं। ये सुनते सारी उन्हें इतना ज्यादा हैरान होता देखकर अब सरकेन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि फाइनली तुम लोगों को एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ जोशुआ के लिए और एग्नस के लिए। सरकेन यहाँ पे भी नहीं रुकता। वो बताता है चूंकि तुमने बात बड़े बड़े सपनों की है तो मैं तुम्हें अपना सबसे ग्रैंड सपना शेयर करना चाहूंगा, मेरा ग्रैंड ड्रीम। यह सुनकर वो लोग पूछने लगते हैं भाई क्या है तुम्हारा ग्रैंड ड्रीम जिसके बारे में तुम मरते चले जा रहे हो बताने के लिए। तो वो यहाँ पर अपने ड्रीम को कोड नेम देते हुए कहता है कि हम कोल्ड स्पिरिट नाइट के नाम से जाने जाएंगे। ये सुनने में ही काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, जिस वजह से तुम लोग देख सकते हो कितने ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। वो बताता है कि जल्दी हम इस पूरे कॉन्टिनेंट में गोल्ड स्पिरिट नाइट के नाम से जाने जाएंगे जो कि लॉर्ड जोशुआ को सर्व करते थे। वो बताता है कि हमारा गोल है कि हम लेजेंडरी 7 नाइट ऑफ एवलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बने। हाँ दोस्तों, जब हम ये ले लेंगे तो सोचो जोशुआ कितना ज्यादा फेमस हो जाएगा। हर कोई यही जानता होगा कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल वॉरियर्स सिर्फ और सिर्फ जोशुआ के पास ही पाए जाते हैं। वो लोग इस अपने ग्रैंड ड्रीम के नाम पर चेयर करते हैं जो सब कुछ इग्रिस भी इनकी बगल में बैठ के देख रहा होता है। वो उन्हें आपस में यू ड्रीम्स को शेयर करता हुआ देखकर काफी ज्यादा दिल में खुश हो जाता है और वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ कहता भी है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि जोशुआ के रेनहार्ट के सारे साथी हमारे पिरल कैसल के साथ कितने ज्यादा घुल मिल गए हैं। ये सेलिब्रेशन तो एक तरफ चल रही होती है कि यहाँ पर लॉर्ड जोशुआ खुद चलकर आ जाते हैं। लॉर्ड जोशुआ को अपनी नजरों के सामने देखकर सारे लोग खाने को छोड़ के उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, पर इससे कई गुना ज्यादा बढ़ के वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जोशुआ आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जोशुआ आते सारे इन सबसे कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ काम है। वो यहाँ पर सबसे पहले केन से सहमत होकर कहता है कि केन मेरे पास तुम्हारे लिए जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम पॉइंटर फैमिली के उसी कैसल की तरफ वापस लौट के जाओ जो कि एक्सप्लोजन के तहत तबाह हो गया था। यह बात केन को समझ में नहीं आ रही होती कि वो टूटे हुए कैसल में हमें क्यों वापस भेज रहा होगा। तो इग्रिस यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है क्योंकि गद्दार वहीं पर छुप के बैठे हुए हैं। चूंकि मौत का देवता ने सारे के सारे भागने के रास्तों को बंद कर दिया है, इसका मतलब है वो वहीं पर छुप के बैठे होंगे। तो जोशुआ यहाँ पर उन पे फौरन से हमला करना चाहता है ताकि उन्हें रेस्ट करने का मौका ही ना मिले, ताकि वो दोबारा पावर में वापस ना आ सके और इन गद्दारों को यहीं पर ठिकाने लगा दिया जाए इससे पहले वो यहाँ से निकल भी जाए। ये बोलते हुए यहाँ पर जोशुआ इसके बाद दिमित्री और गैतो से भी सहमत होकर कहता है गैतो मैं चाहता हूँ कि तुम नाइट ऑफ विलियम रेनहार्ट की फोर्सेस को लीड करते हुए वापस हमारी किंगडम ले जाओ। जिस पर गैतो यहाँ पे परमिशन मांगता है कि लॉर्ड जोशुआ क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हमें भी गद्दारों को ठिकाने लगाने के लिए क्यों नहीं भेज रहे बल्कि वापस जाने का क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर इग्रिस सभी लोगों में से सबसे ज्यादा समझदार होता है। वो यहाँ तक उसे भी एक्सप्लेन करते हुए कहता है क्योंकि नाइट ऑफ विलियम का रेनहार्ट में ना होना ये रेनहार्ट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रेनहार्ट के दुश्मनों को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वेलहीरियम की फोर्सेस रेनहार्ट में मौजूद भी नहीं है और ना ही उनका किंग मौजूद है, जिस वजह से ये दुश्मन को मौका देगा कि वो गैर मौजूदगी में रेनहार्ट पर हमला कर दे। ना कि सफिता बल्कि बाकी नोबल्स फैमिली
फैमिली भी इसमें इंटरफेयर करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जोशुआ ने कितनी आसानी से कोलंबिया फैमिली को हराया है। बाकी नोबल्स भी ये चाहेंगे कि वो किसी तरीके से रेनहार्ट को कंट्रोल कर सके, जिस वजह से नाइट ऑफ विल्हेलियम की फोर्सेस का वहां पर होना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बात तो एम्परर को भी पता चल ही चुकी है। एम्परर भी किसी तरीके से चाहेगा कि वो रेनहार्ट की गद्दी को अपने इशारों पे नचा सके, जो कि जोशुआ हरगिज नहीं चाहते। अब दोस्तों, आखिर इस सब का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एम्परर पावर को पाने के लिए अपने साथियों को भी कभी कभार मार गिराता है। और फिलहाल एम्परर अभी तो रुका हुआ है, लेकिन जल्दी वो नोटिस करेगा कि कोई भी वापस रेनहार्ट में नहीं जा रहा, और इस मौके से वो फायदा उठाकर हमारी खिलाफ वर्जी भी कर सकता है। पर खैर यार, इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर अब कहीं जाकर गैतो को समझ में आती है कि हाँ यार, सिचुएशन आखिर कितनी ज्यादा घटन है। उसे इतना ज्यादा फिक्र में देख के इग्रिस आगे मजीद कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, बाकी लॉर्ड जोशुआ संभाल लेंगे। तुम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो और नाइट्स को लीड करते हुए वापस रेनहार्ट के अंदर चले जाओ। अब जिस तरीके से जोशुआ अपने डिसीजन को लेंगे, सिचुएशन पूरे तरीके से पलट जाएगी। हाँ दोस्तों, अब जोशुआ काफी बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है, जिस वजह से इग्रिस, सर्केन और बाकी लोग भी जानना चाह रहे होते हैं कि अब आगे चल के जोशुआ कौन सा डिसीजन लेगा। और यहाँ तक इस बारे में इग्रिस उससे पूछता भी है कि मैं आपके आगे के फैसले को जान सकता हूँ। तो जोशुआ एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अब जो मेरा अगला फैसला होगा वही सब चीजों की किस्मत और तकदीर को लिखेगा। ये बोलते हुए जोशुआ इसके बाद कुछ तो कहता है। वो क्या कहता है वो हमें फिलहाल नहीं बताया जाता, लेकिन उसके फैसले को सुनते सारे वहां पे मौजूद हर एक एक बंदे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हाँ दोस्तों, कुछ लम्हे के बाद हम यहाँ पर दोबारा से सर्केन और यहाँ पर इग्रिस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लेडी बीशमोन से परमिशन लेने जा रहे होते हैं। पर इससे पहले वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि जोशुआ आखिर इतना बड़ा फैसला लेगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि जोशुआ ये फैसला ले रहा क्यों है। तो यहाँ पर इग्रिस डिसाइड करता है कि चाहे भले ही जोशुआ के आगे कोई भी रीजन हो, मैं उस पे अंदर ट्रस्ट करते हुए उसको फॉलो करूंगा। इसके बाद वो लेडी बीशीमोन के रूम में एंटर करते हुए कहते हैं कि माय लेडी, हमें जोशुआ ने यहाँ पर ऑर्डर्स दिया है कि वापस पॉइंटियर फैमिली के हेडक्वार्टर लौट के जाओ और गद्दारों को ठिकाने लगाओ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर गद्दारों से उसका मतलब काउंटकोस और बाकी लोगों से है। वो बताते हैं चूंकि जोशुआ की ऑर्डर्स पूरे तरीके से एब्सोल्यूट है, चूंकि उसका ये फैसला पॉइंटियर फैमिली के हेडक्वार्टर से जोड़ा रखा है, जिस वजह से हम आपका भी मशवरा चाहते थे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहती है। ये सुनकर लेडी बीशमोन शुरू में तो उन्हें घूरते रह जाती और फिर इसके बाद वो यहाँ पे खड़े होते हुए कहती है कि जोशुआ के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट है, इन्हें पूरे तरीके से फॉलो किया जाए और किसी भी हालत में इन ऑर्डर्स को पूरा किया जाए। बल्कि मैं भी चाहूंगी कि इन गद्दारों से किसी भी किस्म की नरमी ना की जाए, इन्हें सख्त से सख्त तरीके से मारा जाए। मत भूलो कि आज के दम से और आज के बाद से पॉइंटियर फैमिली ने नए तरीके से जन्म लिया है और गद्दारों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। ये बोलते हुए यहाँ तक लेडी बीशीमोन भी अपने सबसे पहले नाइट्स के आगे सर झुका के उन्हें इज्जत देती है। लेडी बीशीमोन को इतनी ज्यादा इज्जत देता देखकर वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो काफी खुशी से अपने दिल पर हाथ रखते हुए सलूट लेते हुए अपनी अटेंशन पोजीशन में आते हुए कहते भी है कि लेडी बीशीमोन, आप फिक्र मत कीजिए, हम इन ऑर्डर्स को पूरे तरीके से कैरी आउट करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये ऑर्डर्स पूरे नहीं हो जाते। पर अब चूंकि लेडी बीशीमोन ने उन्हें इतनी इज्जत दे दी ही होती है, तो इस मौके से सर केन यहाँ पर फायदा उठाते हुए एक पर्सनल सवाल पूछता है कि माय लेडी, आपने बचपन में जोशुआ को एक निशान दिया था, तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या आप जोशुआ से शादी करना चाहती थी? पर आगे से इग्रिस कहता है कि गधे कहीं के, पर्सनल सवाल पूछने का भी एक टाइम होता है। तो आगे से सर केन भी कहता है, अब बहाने मत करो, मुझे भी पता है कि तुम भी इस बारे में जानना चाहते हो। उन्हें आपस में यूं फुसफुस करता देखकर और एक दूसरे को पागल बुलाता देखकर यहाँ पर बीशीमोन को ये सब कुछ थोड़ा सा फनी लगता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों कभी भी
नहीं बदल सकते। इसके बाद वो यहाँ पर केन का जवाब देते हुए कहती है कि असल में बचपन में मैंने जो मार्क जोशुआ को दिया था वो मैंने इसलिए दिया था ताकि लॉर्ड जोशुआ मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। चाहे भले ही मैंने बचपन में उसके ध्यान को पाने के लिए उसे ये निशानी दी थी, पर अब मैं अगर पीछे उन बातों को याद करूं और अब जोशुआ और हमारे बीच में कितना कुछ हो चुका है, सच कहूं तो मेरे लिए अब जोशुआ के पास सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। और अब मेरी और जोशुआ की जोड़ी सूट भी नहीं करेगी क्योंकि जोशुआ मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर है। वो यहाँ पर इतना भी कह देती है कि मैं तो जोशुआ को इंसान से ज्यादा बढ़ के समझती हूँ। यहाँ पर उसका क्लियरली ये मतलब है कि अब वो जोशुआ को एक गॉड की नजर से देखती है। तो आगे से सर केन मुस्कुराते हुए कहता है, जाहिर सी बात है हमारा जोशुआ है इतना ज्यादा आसम, इसलिए तो लोग उसे बैटल ऑफ गॉड भी बुलाते हैं। उससे प्रिंसेस के आगे इतना ज्यादा कैजुअल होता देखकर यहाँ पर इग्रेस उसे अपनी कोनी मारते हुए कहता है, गधे अपनी औकात को मत भूल। इसके बाद यहाँ पर लेडी बीशमोन आगे बढ़ते हुए कहती है, वैसे भी अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास खुद भी रोमांस और शादी के लिए टाइम ही नहीं है। ये बोलते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो यहाँ से निकलते हुए कहती है, चलो उन गद्दारों को उनकी औकात याद दिलवाते हैं। दोस्तों ये सब कुछ इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि लेडी बीशमोन आखिर कितनी ज्यादा मेच्योर बन चुकी है और वो यहाँ पर बिल्कुल एक असली प्रिंसेस और एक क्वीन की तरह बर्ताव कर रही है जिसके पास रोमांस और शादी के लिए वक्त ही नहीं है। तो आम शब्दों में ये लेडी बीशमोन का कैरेक्टर डेवलपमेंट है इस मानवा के अंदर। खैर उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर और उसे इन शब्दों का चुनाव करता हुआ देखकर इग्रेस काफी हैरानी से कहता है, मत बताओ बीशमोन, कहीं आप भी हमारे साथ उन गद्दारों को मारने के लिए तो नहीं जा रही। तो यहाँ पर लेडी बीशमोन काफी ज्यादा सीरियस होकर और खतरनाक तरीके से कहती है, हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ आ रही हूँ, मैं उन गद्दारों को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहती हूँ। दोस्तों कहानी पलट के किसी और पे नहीं बल्कि बारबेरियन की ग्रेव पे जाता है जहां पर उसकी ग्रेव के सामने कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ खड़ा होता है। तभी यहाँ पर लूगिया उसे कम्युनिकेट करते हुए कहता भी है, अगर तुम तैयार हो तो चलो इसे शुरू करते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी है फोकस। ये बोलते ही जोशुआ यहाँ पर लूगिया की सील को अनलीश करता है और अब हम देख पाते हैं लूगिया का डार्क मानवा बारबेरियन की ग्रेव को पूरे तरीके से ढक लेता है। इसके बाद यहाँ पर लूगिया अपनी चैंटिंग को शुरू करता है, 9000 स्पिरिट विद रेजिमेंट थिकर देन द डार्क। मैं डीमन गॉड, मेरा नाम है लूगिया, तुम्हें ऑर्डर देता है जिसको मार के काट के गिरा दिया गया, तुम्हें मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें दोबारा से जिंदगी में वापस लौट के आने की परमिशन देता हूँ, तुम्हें वापस से अपने पैरों पे खड़े होने का संदेश देता हूँ, तुम्हें इजाजत देता हूँ वापस जिंदगी में लौट के आने की, तुम्हें एक बार फिर से इस धरती पे चलने का मौका देता हूँ। वो ये चैंटिंग जैसे जैसे कर रहा होता है हम देख पाते हैं कैसे कबर में से निकल के बारबेरियन के जिस्म पर एक आर्मर सा चढ़ने लगता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर बारबेरियन का जिस्म तो वापस आ जाता है लेकिन उसके जिस्म में उसका सर मौजूद नहीं होता। यहाँ पर लूगिया बारबेरियन के जिस्म के अंदर सोल ऑफ दोलाहन को फूंक देता है। दोलाहन आते साड़ी यहाँ पर सबसे पहले बढ़ बढ़ के अपने जिस्म के अंदर से डार्क ऑरा को अनलीश करता है। उसका ऑरा इस कदर खतरनाक होता है कि यहाँ तक जोशुआ भी उसके दम से पीछे जाने लगता है। दोलाहन आते साड़ी कहने लगता है, जो चाहता है कि मैं उसकी खिलाफ वर्जी ना करूं, जो चाहता है कि मैं उसके ऑर्डर्स को पूरा करूं, जो चाहता है कि मैं उसके आगे अपने घुटनों को ठेकूं, जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर है। इससे पहले वो अपने डायलॉग को पूरा कर भी पाता कि जोशुआ कहने लगता है कि इसके अंदर से तो बढ़ बढ़ के डेमोनिक एनर्जी निकल लिया है। तो लूगिया उसे गाइड करते हुए कहता है, जाहिर सी बात है मैंने उसके अंदर दोलाहन की सोल को फूंका है। अब शब्दों में दोलाहन जो है वो डीमन की दुनिया का वजेता है, वो एक लेजेंड से भी ज्यादा बढ़कर है। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोलाहन की रूह को हम यहाँ पर बारबेरियन के अंदर डालेंगे। बारबेरियन जो कि वन ऑफ 12 सुपर ह्यूमन में से भी एक था। ये सब कहते कहते यहाँ पर हम देख पाते हैं कैसे दोलाहन काफी तेज से जोशुआ की ओर बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड को देखकर
जोशुआ भी काफी ज्यादा हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। और इससे पहले जोशुआ इस सोच से बाहर भी निकल पाता कि तब तक दुल्हन उसके करीब आकर अपना वार भी करता है, जो कि बस जोशुआ काफी करीबी से ब्लॉक ही कर पाता है। दुल्हन यहाँ पर मजीद कहता है जो मुझसे ज्यादा बढ़कर है, जो चाहता है कि मैं उसके आगे घुटने टेकूं, उसे सबसे पहले इस बात का सबूत देना होगा कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। लूगिया यहाँ पर जोशुआ को गाइडेंस देते हुए कहता है मैं बताना भूल ही गया, दुल्हन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कूट कूट के ईगो पाई जाती है। वो कभी भी किसी को सर्व नहीं करता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं करता जब तक तुम उससे सबूत ना दे दो कि तुम उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो। तो जोशुआ यहाँ पर जैसे जैसे उसके वार्ड के आगे खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, जोशुआ कहता भी है अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो ठीक है फिर। ये बोलते हुए जोशुआ अपनी स्पेयर को लहराते हुए खतरनाक किस्म का वार करता है। वो वार चाहे भले ही दुल्हन को लग तो जाता है, पर इसके बावजूद भी वो सिर्फ दुल्हन के आर्मर पे सिर्फ एक मामूली सा स्क्रैच ही ला पाता है, जो देखकर जोशुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो किसी की भी जान को इससे नोच लेता है। आगे से जोशुआ भी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है अगर ये बात है तो ठीक है फिर मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पर जोशुआ अपनी ऑरा फोर्स के साथ ही साथ अपनी होली एनर्जी को भी इस्तेमाल करने का सोच रहा होता है। तो लूगिया आगे से उसे पागल बुलाते हुए कहता भी है एक गधे कहेंगे तुम उसके खिलाफ होली एनर्जी का इस्तेमाल ना करो और ना ही पिरामिडल स्टोन की पावर का इस्तेमाल, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारे हुक्म को माने तो वो सिर्फ एक ही शर्त पे तुम्हारे हुक्म को मानेगा, अगर तुम उस पे बाड़ी पड़ जाओ खाली डीमन पावर का ही इस्तेमाल करके। तब तक जोशुआ यहाँ पर नोटिस करता है कि दुल्हन दोबारा से उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है। वो अपने अगले वार पे टूटते हुए दोबारा से कहता है कि सबूत दो कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। जोशुआ उसके अगले वार को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार होने लगता है और तब वो लोगिया को कोसते हुए कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े गधे हो, तुम खाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे अभी दे रहे हो। और उतने में दुल्हन का दोबारा वार जोशुआ के वार के साथ टकराता है और हम अब दोनों के बीच में एक खतरनाक किस्म की स्वॉर्ड क्लैशिंग को देख पाते हैं। लोगिया यहाँ पर मजीद जोशुआ से कम्युनिकेट करते हुए कहता है जोशुआ अब चूंकि बात दुल्हन की चल रही है तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि आज से करीब 300 साल पहले यहाँ तक डीमन किंग भी प्योरेस्ट अथॉरिटी के खिलाफ भी दुल्हन को हराने में नाकाम रहा, जिस वजह से दोनों के बीच में एक तरह से मैच ड्रॉ हुआ। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हो, मैं द ग्रेट लूगिया, तो हम दोनों मिलकर उस पर आसानी से बाड़ी पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं जोशुआ ने उसके खिलाफ जैसे जैसे दूसरा वार किया था, जोशुआ यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी से उबर रहा था, लेकिन यहाँ पर लूगिया उससे कम्युनिकेट करते हुए कहता भी है कि ये डिमोनिक एनर्जी भी नाकाफी है यहाँ तक दुल्हन पे बाड़ी पड़ने के लिए। तुम क्या कर रहे हो और डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करो। तो जोशुआ आगे से कहता है क्या तुम पागल हो, बिना माना पावर का इस्तेमाल करके डिमोनिक एनर्जी को खाली अनलीश करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जोशुआ ने तो पहले भी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन उसने कभी भी होली माना के बिना डिमोनिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और अब चूंकि बिना माना पावर के जोशुआ अपने जिस्म से कूट कूट के हर एक डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करता है। हम देख पाते हैं बिना होली पावर के डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करने की वजह से यहाँ पर जोशुआ के जिस्म में अचानक से बदलाव आने लगते हैं। हाँ दोस्तों, बल्कि यहाँ पर जोशुआ के जिस्म के ऊपर एक अजीब सा डिमोनिक का कवच सा बनने लगता है, उसके सींग भी निकल आते हैं, जो देखकर यहाँ तक लोगिया भी कंफ्यूज हो जाता है कि जोशुआ के जिस्म के साथ क्या चल रहा है। अगले ही पल में जोशुआ के जिस्म से इस कदर बड़ी डिमोनिक पावर अनलीश होती है कि वो यहाँ तक अपनी डिमोनिक पावर से दुल्हन के डिमोनिक पावर पे बाड़ी पड़ जाता है और यहाँ तक दुल्हन को पीछे भी धकेलता है। और तभी हमें यहाँ पर जोशुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कैसे एक अजीबो गरीब किस्म के डिमोनिक कवच ने जोशुआ को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। जोशुआ का ऑरा पूरे तरीके से दुल्हन की पावर पे बाड़ी पड़ जाता है और उसके अंदर इतनी बड़ी ग्रेविटिकल पावर होती है कि दुल्हन के घुटने जमीन के अंदर धंस जाते हैं, जो देखकर दुल्हन समझ जाता है कि जोशुआ उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पर जोशुआ के आगे अपनी लॉयल्टी को प्लेज करते हुए कहता भी है कि आज के दम से और आज के बाद से तुम ही मेरे मास्टर हो। तो जोशुआ भी यहाँ पर काफी फखर से और काफी प्राउडली कहता है कि मैं तुम्हारी
लॉयल्टी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो हाँ यार, यहाँ पर जोशुआ लोगिया की पावर का इस्तेमाल करके दुल्हन की जिस्म और उसे अपनी मुट्ठी के अंदर सील कर देता है। इसके बाद लोगिया यहाँ पर जोशुआ की डिमोनिक पावर से सहमत होकर कहने लगता है कि जो पावर ऑफ कंट्रोल है वो शुरू से ही डीमन ऑफ गॉड को बिलोंग करता था। जोशुआ उसे पूछता है आखिर तुम्हारा इस सब से क्या मतलब है। तो लोगिया यहाँ पर जोशुआ के ध्यान उसके सीने की ओर करवाते हुए कहता है अपने सीने की ओर देखो और इस कवच को देखो जो तुम्हारे सीने में एक मून सा निशान बना है। असल में ये क्रिम्सन मून की निशानी है जो कि डिमोनिक रैम को रिप्रेजेंट करता है, पर असल में ये उसका वजूद नहीं था जो कि सील को हमेशा से बनाए रखता था। दोस्तों ये सारी की सारी बातें जैसे तुम लोगों के सर के ऊपर से गुजर रही है तो जोशुआ यहाँ पर पूछता भी है कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो। तो लोगिया आगे से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एंजल की बात कर रहा हूँ। अगर आप शब्दों में कहूँ तो वो एक आर्क एंजल था, सबसे महान एंजल जिसके टोटल 6 पड़ होते थे। वो शुरू में एंजल खिलाया, फिर आर्क एंजल खिलाया और बाद में वो फॉलन एंजल खिलाया। मतलब कि वो गद्दार माना गया और उसे हेवन से निकाल दिया गया। चूंकि बाद में वो फॉलन एंजल खिलाने लगा तो उसे हेल में स्वागत किया गया। बहुत जल्दी हेल वालों ने उसे अपना लिया, पर यहाँ पर आर्क एंजल को सिर्फ और सिर्फ पावर से ही मतलब था, जिस वजह से उसने डीमन किंग से पावर ऑफ कंट्रोल को चुरा लिया। इसके बाद से उसे हेल से भी निकाल दिया गया। वो अकेला वाहिद ही क्रिएचर था जिसे यहाँ तक हेवन और हेल दोनों से निकाल दिया गया था, पर निकालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से हेवन और ना ही हेल उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर पाते थे। वो यहाँ तक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही 2 डीमन गॉड्स को हरा सकता था। और इस वक्त जो तुम्हारे सीने पे निशान बना है वो असल में उसका ही निशान है। वो क्रिम्सन ऑफ मून को रिप्रेजेंट करता है। तो आम शब्दों में वो जोशुआ से कह रहा है कि फिलहाल तुम उसी की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। जोशुआ जब उससे नाम पूछता है लूगिया से कि आखिर उसका नाम क्या था, तो लूगिया यहाँ पर जोशुआ की स्पेयर की तरफ जोशुआ का ध्यान करवाते हुए कहता भी है कि उसका नाम था लूसीफर। और अब हम देख पाते हैं आखिर कैसे जोशुआ की स्पेयर लूसीफर की डार्क पावर से उभर रही होती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर दूसरी मानवा की बात करें तो जो हम एक्सप्लेन भी करें ही इज अ प्लेयर, यूकिम के पास भी लूसीफर की पावर है और अब यहाँ पर जोशुआ को भी लूसीफर की पावर मिल गई है। तो अगर दोनों की लड़ाई होती है तो आखिर दोनों में से कौन जीतेगा? वेल अगर आप लोग चाहे तो मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो भी ला सकता हूँ जिसमें हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इससे पहले मैं उस पर वीडियो लाऊं, आप लोगों को ही सब प्लेयर को भी चेकआउट करना चाहिए ताकि आप लोग इस टॉपिक को समझ भी सके। तो हाँ यार, तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या मुझे इस टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए या फिर नहीं। वेल एनीवे हम देख पाते आखिर कैसे जोशुआ की स्पेयर इस वक्त डेमोनिक एनर्जी से उभर रही होती है। लूगिया बताता है कि लूसीफर ही वो वाहिद था जिसने यहाँ पर हेवन में से उसकी लाइट को चुरा लिया और हेल में से उसकी डार्कनेस को भी अपना लिया। और ये है दोस्तों लूगिया की सेकंड अवेकनिंग। दोस्तों सीन शिफ्ट होके पॉइंटर फैमिली और उनकी फोर्सेस पे जाती है जहाँ पर लेडी बीशमॉन अपनी फोर्सेस को लीड करते करते अपने पुराने हेडक्वार्टर तक जा पहुंचती है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो एक्सप्लोजन की वजह से तबाह तो हो गया था, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बाकी होता है। और अब तक गद्दारों को भी पता चल चुका होता है कि पॉइंटर फैमिली यहाँ तक चली आई है। वो यहाँ पर दरवाजे को बंद कर डालते हैं और अपने तीरबाजों को छत पर खड़ा कर देते हैं। ना कि सब इतना, छत पे हम काउंट कॉक से साथ ही साथ आंडा को भी देख पाते हैं। ये 2 गद्दार इधर ही छुप के बैठे होते हैं। पर अब यहाँ पर ये पॉइंटर फैमिली को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। आंडा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बारबेरियन भी यहाँ पर इतने बुरे तरीके से हारेगा। उसकी यू इतनी ज्यादा फटती हुई देखकर यहाँ पर काउंट कॉक्स कहता भी है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुम यहाँ पर वापस लौट के ही क्यों आए। आर्ना आगे से कहता है कि मौत के देवता ने सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। उसे अभी भी इतना ज्यादा भौंकता हुआ देखकर काउंट कॉक्स आगे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भागने की तैयारी करो। क्यों घबराने से और इतना ज्यादा भौंकने से तुम खाली ही मारे जाओगे। केन यहाँ पर सब कुछ थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और वो कहता भी है, देखने से तो लगता है कि गद्दारों की फटी पड़ी है। वो सामने आने से भी डर रहे हैं। सबके बावजूद भी चूंकि वो कैसल की ऊंचाइयों पे खड़े
हैं उनके तीर काफी आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उनको छोटा सा एडवांटेज भी है। ये सब कुछ बाकी सैनिक कह रहे होते हैं, पर केन इस पर कहता भी है कि तुम लोग फिक्र मत करो। अगर सच कहूँ तो मैं अभी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि इन सारी की सारी फोर्सेस के साथ साथ मैं अकेले ही गद्दारों को मार गिरा सकता हूँ। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं आखिर पहले से कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। ये बोलते ही केन यहाँ पर अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है और उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के उसका ऑरा अनलीश होने लगता है। यहाँ पर केन अपने जुनून और जज्बे से और अपने बढ़ते हुए शोलों से उभरते हुए कहता भी है, वेल चाहे भले ही ये मूव मुझे जोशवा ने सिखाया है, लेकिन जर्रा भी जोशवा की खाक बराबर भी नहीं है। वो बताता है कि जोशवा ने मुझे सिखाया है कि कैसे इस ओरा को एक डिफरेंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ओरा के ऊपर एक और ओरा का कवच ला सकते हैं। ये बोलते ही केन यहाँ पे अपनी कड़कदार स्पीड से, अपनी जानलेवा स्पीड से अब आगे बढ़ने लगता है। मेरे भाई लोगों, उसको इतनी तेज से अपनी ओर बढ़ता देखकर काउंट कॉक्स काफी ज्यादा फिक्रमंदी से सारे के सारे तीरबाज से कहता है कि इसी वक्त तीर को चला दो, और वो जैसे तैसे अपने तीर की बारिश कर देते हैं सरकेन पर यहाँ पे सरकेन अपने ओड़ा को इस्तेमाल करके बिल्कुल एक शील्ड सी बना लेता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो शील्ड का स्पेल इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि अपने ओड़ा को एक शील्ड की तरह बना देता है, जिससे सारे के सारे एरोस को वो रिडायरेक्ट कर देता है और सारे के सारे बिखर जाते हैं। हाँ दोस्तों, उसकी बैरियर वॉल में से एक एरो तक पेंट्रेट नहीं कर पाता, जिस वजह से सरकेन इन एरोस की परवाह किए बगैर बस आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे भाई लोगों, उसके इस खतरनाक किस्म के मूव को देखकर काउंट कॉक्स और आर्ना के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर कितने कम समय में सरकेन कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। इसके बाद सरकेन उन्हें कहता भी है कि तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब वार करने की मेरी है। ये कहते ही सरकेन यहाँ पर अपने ओरा सोर्ड से एक जानलेवा किस्म का, एक खतरनाक किस्म का वार करता है। हम देख पाते हैं उसके एक ही वार से आखिर कितनी बड़ी तबाही होती है। वो ना कि सब फ्रंट गेट को तोड़ता है, बल्कि कैसल को भी पूरे तरीके से डैमेज कर देता है, जो देखकर ना कि सब दुश्मन बल्कि यहाँ तक पॉइंटियर फैमिली के अपने बंदे भी हैरान होने लगते हैं कि सरकेन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दोस्तों, ये इस बात का सबूत देता है कि जोशुआ के बाद अगर सारे के सारे वॉरियर्स में से कोई और ताकतवर है जोशुआ के कमांड में, तो वो कोई और नहीं बल्कि सरकेन ही है। सरकेन के एक ही वार से हम देख पाते हैं सारे के सारे 1000 से ज्यादा सेना तो वहीं पर खत्म हो गई। अब कुछ ही लम्हों के बाद हमें दिखाया जाता है कैसे सरकेन ने अकेले में ही काउंट कॉक्स और आर्ना को कैप्चर कर लिया होता है और बाकी 1000 से ज्यादा सेना को वहीं पर मार गिराया होता है, जो कि इस चीज की तरफ इशारा करती है कि शायद से जल्द ही सरकेन भी इस रैंक तक पहुंच जाएगा कि वो भी मानवा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक हो जाएगा। वेल एनीवे, अब यहाँ पर लेडी भीष्मोन गद्दारों को अप्रोच करते हुए कहती भी है, मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों ने गद्दारी यही सोच के की होगी कि तुम लोग ही जीतोगे और ये दिन तो कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। इससे पहले मैं तुम लोगों की जान को अपने हाथों से नोचूं, तुम लोगों के पास क्या कोई आखिरी शब्द है? पर यहाँ पर आर्ना की फटी पड़ी होती है। वो माफी मांगते हुए कहता भी है कि तुम मुझे भूल गई हो माय लेडी, आखिर में आपका कितना ज्यादा वफादार होता था। क्या आप भूल चुकी है माय लेडी, मैं आपका कितना ज्यादा वफादार होता था और आपके एक एक ऑर्डर्स को फॉलो करता था, चाहे भले ही मुझसे गलती हो गई है, लेकिन माय लेडी आप दिल वाली है, आप हमें माफ कर दे। शुरू में तो वो माफी मांग रहा था, लेकिन बाद में वो फ्रस्ट्रेशन के साथ कहने लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है माय लेडी, उसे इसी वक्त खोल दिया जाए। आखिर इस बंदे की हिम्मत तो चेक करो, पहले इसने गद्दारी किया, अब ऊपर से सीना जोड़ी दिखा रहा है कि मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वेल एनीवे, यहाँ पर माय लेडी उसे भौंकता हुआ देखकर उसे इग्नोर कर देती है और इसके बाद वो काउंट कॉक्स से पूछती है कि काउंट कॉक्स क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? काउंट कॉक्स ने यहाँ पर शर्मिंदगी से अपना सर नीचे किया होता है, पर इसके बावजूद भी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि माय लेडी मेरे पास क्या ही कहने को होगा, मेरे एक्शन ने सबसे ज्यादा बढ़ के यहाँ पर चिल्लाया है और मेरे एक्शन ने इस बात का सबूत दिया है कि मैं एक गद्दार हूँ। लेडी भीष्मोन जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस होती है और उसकी कातलाना निगाहें इस बात की चीख चीख के गवाही दे रही होती है कि तुम दोनों को अब यहाँ पर मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर लेडी भीष्मोन
काउंट कॉक्स की ओर अपनी पीठ को फेरते हुए कहती है, काउंट कॉक्स तुम्हारा शुक्रिया। मेरे बचपन में मुझे अच्छा वक्त देने के लिए कोई भी नहीं था सिवाय तुम्हारे अलावा। ये बोलते ही वो यहाँ पर अपने साथियों को इशारा दे दिया। उसके साथी फौरन से इस इशारा के बाद अपनी एरो को अपने धोखेबाज दुश्मनों की तरफ कर देते हैं मेरे भाई लोगों, जो देखकर आर्ना की ओर भी फट जाती है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि माय लेडी आपकी भी तो काफी ज्यादा गलतियां है, मैं आपको माफ करता हूँ और आप मुझे माफ करें। पर माय लेडी उसे भौंकता हुआ सब सुनती ही है और कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि माय लेडी जानती होती है कि वो धोखेबाज है, गद्दार है वो। जबकि एक तरफ आर्ना इतना ज्यादा भौंक रहा होता है, दूसरी तरफ काउंट कॉक्स पूरे तरीके से शांत होता है। उसे पता होता है कि उसने गलती की है, जिस वजह से सजा तो अब उसे मिल के ही रहेगी। तो हाँ यार, इसी तरह लेडी पीशीमोन के कहने पे नोच लिया जाता है और वो जिस तरीके से तड़प रहे होते हैं और उनकी खून की छींटें बह रही होती है, लेडी पीशीमोन बस उन्हें घूरती रहती है और इस तरह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, चाहे भले ही काउंट कॉक्स ने तो गद्दारी की थी, लेकिन काउंट कॉक्स बीशीमोन की एक फादर की तरह था, एक गार्डियन की तरह था, एक मेंटोर था। पर इस सब के बावजूद भी लेडी बीशीमोन ने जर्रा भी उस पर रहम नहीं किया। और दोस्तों, चूंकि मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर कहा था कि वार चाहे भले ही खत्म हो गई है, लेकिन जोशुआ ने अभी भी सफाई करवानी है, तो मेरा सफाई से ये मतलब था। तो हाँ यार, इसी के साथ यहाँ पर अब वार पूरे तरीके से खत्म होती है। तो हाँ यार, जिस तरीके से लेडी बीशीमोन ने यहाँ पर बहादुरी दिखाई है, ये आगे चल के लेडी बीशीमोन के नाम को और भी बढ़ाएगा। लेडी बीशीमोन की इसी सख्ती की वजह से लेडी बीशीमोन आयरन लेडी के नाम से जानी जाएगी। उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे भले ही वॉर तो एंड हो गई है, लेकिन दोस्तों टेररिस्ट तो हर तरफ होते हैं, जिस वजह से कोलंबिया फैमिली के टेररिस्ट की वजह से अभी भी अटैक होने का खतरा होता है। तब तक जोशुआ डिसाइड करता है कि वो पेरर कैसल के अंदर ही रहेगा जब तक खतरा पूरा डल नहीं जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सन एडन ने वार में जोशुआ का साथ दिया था और मर्सनरी की फोर्सेस को रोका था, इस वजह से सन एडन का नाम हर तरफ फैल जाता है और लोग उसे अब किंग ऑफ मर्सनरी के नाम से जानने लगते हैं बारबेरियन के मौत के बाद। तो हाँ, अब फिलहाल तो यही लग रहा होता है कि ये जोशुआ और उसकी टीम के लिए परफेक्ट तरीके से विक्ट्री होती है, लेकिन अभी भी खतरा हर तरफ से खत्म नहीं हुआ। कहानी एक छोटे से विलेज में जाती है जहाँ पे हमें ट्राइफेरिया नाम की जगह दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा छोटी और गरीब जगह होती है। किसान यहाँ पर मेहनत करके अपने पेट को पालते हैं। वहीं से गुजर ब्लैक ड्रैगन को होता है, जिसने कुछ टाइम पहले ही अवेकनिंग ली होती है इतनी बड़ी माना पावर को सेंस करने के बाद। और अगर आपको इस ब्लैक ड्रैगन के बारे में कुछ याद नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में जरूर कुछ ना कुछ मिस किया है। मैंने इस ब्लैक ड्रैगन के बारे में एक्सप्लेन भी किया था। तो इस छोटे से एरिया में यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन का गुजर होता है। उसका शैडो इतना ज्यादा बड़ा होता है जिससे लोग देखकर घबरा जाते हैं। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है कि अब इंसानों को उनकी औकात याद दिलवाने का वक्त आ गया है। ये बोलते ही वो अपने ब्रेथ अटैक से कसानों की जमीन पे टूट पड़ता है और वहां पे मौजूद हर एक बंदा मारा जाता है। तो हाँ यार, थोड़ी देर में ये खबर हर एक कोने कोने में कॉन्टिनेंट की फैल जाती है और अब हर किसी के दिल में सिर्फ और सिर्फ डर ही होता है। ये खबर यहाँ तक जैसे तैसे करके जोशुआ तक पहुंचती है। जोशुआ फौरन से ट्राइफेरिया लैंड में जाने की कोशिश करने लगता है, पर वहीं पे हम सर केन को उसके पैर से चिपका हुआ देखते हैं और वो कहता भी है, लॉर्ड जोशुआ, मैं आपको वहां पर नहीं जाने दे सकता, वहां पर अभी अभी ब्लैक ड्रैगन की पावर सेंस हुई है। तो मेरे भाई लोगों, आप लोगों को ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर चाहे भले ही कोलंबिया वर्सेस पॉइंटर फैमिली का वार आर्क तो खत्म हो गया है, लेकिन यही से शुरुआत होती है किसी और की नहीं बल्कि जोशुआ वर्सेस ब्लैक ड्रैगन आर्क। और अगर सच कहूँ तो यह आर्क मेरा थोड़ा सा फेवरेट भी है। यहाँ पर जोशुआ कैसे इस ब्लैक ड्रैगन के साथ डील करेगा, ये देखकर आप सभी को मजा आने वाला है। और उधर ही जोशुआ यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहा होता है सरकेन को कि मेरे पैर को जाने दो। और अब हम पहली बार देखते हैं सरकेन यहाँ पर जोशुआ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। वो यहाँ पर जोशुआ की मिन्नत समाजत करने लगता है कि ट्राइफेरिया लैंड में ना जाए तो इसी में हम सबकी भलाई है। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ तक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो 12 सुपर ह्यूमन को एक साथ भी हरा सकता है। सच कह रहा हूँ।
वो इतना ज्यादा डेडली है। तो इसी वजह से सर केन नहीं चाहता कि जोशुआ जाकर उस ब्लैक ड्रैगन से लड़े, क्योंकि ये यहाँ तक लॉर्ड जोशुआ के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो अपने एंड को हिट करती है। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज को या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही।